based identify whether the function is 1 to 1, identify whether the function is on to, या कुछ और अलग टर्म्स में पूछे जा सकते हैं इसको। चेक करो इंजेक्टिविटी है क्या और सर्जेक्टिविटी है क्या। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि इंजेक्टिव फंक्शन को हम लोग वन टू वन बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज वन टू वन फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? वन टू वन फंक्शन। और सर्जेक्टिव का नाम क्या है? ऑन टू फंक्शन। इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव। और जो ये दोनों भी होता है, जो वन टू वन सर्जेक्टिव दोनों भी होता है, इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यही करना है, हमें चेक करना है कि क्या हमारा फंक्शन इंजेक्टिव है, क्या हमारा फंक्शन सर्जेक्टिव है, कि क्या वो बाइजेक्टिव है। तो एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। वन टू वन क्या होता है? वन टू वन फंक्शन मतलब फॉर एवरी x there should be y, there should be only one y, for every x there should be only one y। इसको बोलते हैं वन टू वन। क्या बोलते हैं इसको लोग? वन टू वन। यहाँ पे एक एलिमेंट छूट जाएगा तो भी चलेगा। For every image there is only one pre-image, for every image there is only one pre-image, ठीक है। on to क्या होता है? on to होता है for every elements of set b, for every elements of set b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका प्री इमेज होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? सबका प्री इमेज होना ही चाहिए। फॉर एवरी इमेज इन सेट बी सबका प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। देख लो अच्छे से। फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट बी देयर इज अ प्री इमेज इन सेट। तो आप लोगों को सब पढ़ाया था मैंने वन टू वन। फॉर एवरी इमेज देयर इज ओनली वन प्री इमेज। ये वन टू वन होता है, एक एलिमेंट का एक ही प्री इमेज होना चाहिए। और सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका प्री इमेज होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। कोई छूट गया तो इनटू हो जाएगा। सबके सब अगर प्री इमेज बना रहे हैं तो ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छे से डेफिनेशन याद है सबको? आया ना? तो वन टू वन और ऑन टू, ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वन टू वन फॉर एवरी इमेज इन सेट बी देयर शुड बी अ प्री इमेज इन सेट ए। ऑन टू फंक्शन फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट बी। इमेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, एलिमेंट मतलब एलिमेंट। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब किसी ना किसी के साथ ऑक्यूपाई होने चाहिए। तो फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट बी देयर इज अ प्री इमेज इन सेट ए। अगर ऑन टू को दूसरे डेफिनेशन से पढ़ना है, सो अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन क्या होता है? सेट बी के एलिमेंट है। रेंज क्या होता है? जो इमेज बना चुके हैं, ठीक है। तो कोडोमेन और रेंज सेम होगा तो ऑन टू फंक्शन होगा। कोडोमेन और रेंज सेम होगा तो क्या होगा? वो ऑन टू फंक्शन होगा। चलो आ जाओ एक्सरसाइज पे आगे चलते हैं। एक्सरसाइज पे आगे चलते कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान देंगे सब लोग। फेसबुक निकाल लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सी, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 से करना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 तो टफ पार्ट है, समझ गया तो बहुत इजी है, नहीं समझे तो टफ है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? f इज अ फंक्शन, f इज अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z। गाइस जब मैं z क्रॉस z बोलता हूँ ना, पहले इसका मतलब समझो क्या है। z क्रॉस z मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये डोमेन है, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये रेंज है। याद रखना अच्छे से। इसका डोमेन भी इंटीजर्स है और इसका रेंज भी इंटीजर्स है। सेम वे जब हम लोग n क्रॉस n बोलते हैं तो नेचुरल नंबर भी डोमेन रहेगा और नेचुरल नंबर रेंज भी रहेगा, ठीक है। हम लोग r क्रॉस r बोलते हैं तो रियल नंबर, बोथ आर डोमेन एंड रेंज, बोथ आर रियल नंबर। सो जब मैं बात करता हूँ z क्रॉस z, तो z डोमेन रहेगा, मतलब जो आपका सेट ए के अंदर एलिमेंट्स आएगा वो सब इंटीजर्स होगा।
और रेंज भी जेड ही है, तो बी के अंदर जो एलिमेंट्स आएगा वो भी सब इंटीजर्स होगा। एंड वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ इंटीजर्स, राइट? क्या आता है इंटीजर्स में, ठीक है? चलिए अच्छे समझना अच्छे से कि जेड क्रॉस जेड क्या होता है, एन क्रॉस एन क्या होता है, आर क्रॉस आर क्या होता है, ठीक है? ये आपका डिफाइन करता है कि ये कौन से सिस्टम को बिलोंग करता है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि एफ इज अ सबसेट, जो फंक्शन है वो सबसेट है इसका, एफ is a subset of z cross z. F is a subset of z cross z, ठीक है? तो z cross z समझ जाओ क्या होता है, ठीक है? और यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, f दिया आपको, f इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में दिया है ए बी कॉमा ए प्लस बी, कंडीशन कि a और b दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है? बोला कि क्या f फंक्शन है क्या z टू z का? अगर है तो जस्टिफाई करो कैसे। कैन वी से f इज अ फंक्शन और नॉट? अगर f का एलिमेंट a b कॉमा a प्लस b है तो कैन वी से दैट f इज अ फंक्शन ऑफ z क्रॉस z, f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z? ये बताना है हमको। मतलब जो f मिलेगा वो z क्रॉस z में से मिलेगा। f इज अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z, तो z क्रॉस z कितने होते हैं? हजारों होते हैं। जो आंसर आएगा इसमें से आएगा 1, 1, 1, -1, -1, 1, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो f का जो आंसर आएगा वो z क्रॉस z में से आएगा, ठीक है? अभी आपको f का एक सेट दिया है, क्या दिया सेट? ए बी कॉमा ए प्लस बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कॉमा सम ऑफ टू नंबर्स। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई क्या ये फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, a को और b को 1 ले लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1। a को भी 1 ले लिया और b को भी 1 ले लिया, तो therefore a b कितना हो जाएगा? a b हो जाएगा 1 into 1 1, और a प्लस b कितना हो जाएगा? a प्लस b हो जाएगा 2, ठीक है? तो आपका पहला ऑर्डर कितना बना? 1, 2। तो therefore we know that कि 1, 2 जो है ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू फंक्शन। ये f को बिलोंग करता है। 1, 2, 1, 2 इसको बिलोंग करता है, फंक्शन को बिलोंग करता है। लेट अस टेक द अदर एलिमेंट नाउ। लेट a is equal to -1 and b is equal to -1। a को भी -1 ले लिया, b को भी -1 ले लिया, तो दोनों को दोनों इंटीजर्स भी है, तो therefore ab कितना हो जाएगा? therefore ab -1 into -1 1, और a प्लस b कितना हो जाएगा? a प्लस हो जाएगा -2। और हमको ये भी पता है कि 1, -2 ये भी फंक्शन को बिलोंग करता है क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर है। बट हाँ, तो 1, 2 भी फंक्शन है, 1, 2 भी फंक्शन को बिलोंग करता है, और 1, -2 भी फंक्शन को बिलोंग करता है। तो एक ही एलिमेंट दो इमेजेस बना रहा है, जो कि फंक्शन में पॉसिबल नहीं होता। फंक्शन में आपको क्या चाहिए? यूनिक इमेज चाहिए। आप देख सकते हो कि एवरी इमेज शुड हैव अ यूनिक प्री इमेज। यहाँ पे 2 का भी 1 है, -2 का भी 1 है, तो ऑब्वियसली में ये फंक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज जो एलिमेंट 1 है उसके दो इमेजेस है कहाँ पे? सेट बी के अंदर। तो क्या बनेंगे हम लोग यहाँ पे क्लियरली, देयरफॉर एफ इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि आपका 1 जो है दो एलिमेंट को जा रहा है, 1 इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? हम सबने पढ़ा अच्छे से। क्या बोलेंगे हम लोग? f is not a function, f is not a function as element 1 does not have a unique image, as element 1 does not have a unique image, does not have a unique image। बोलो समझा? समझे? आया ना? कंफर्म करो। यस सर। क्लियर है ये सब? यस सर। पक्का अच्छे से क्लियर है कि ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही एलिमेंट दो इमेज बना रहा है। 1 जो है उसका 2 इमेज आ रहा है, 2 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? आई होप कि सबको फंक्शन समझ में आता है। फंक्शन में 4 टाइप्स होते हैं, 1 to 1, many to 1, on to, into। 1 to many नहीं होता फंक्शन में। फंक्शन में 1 to many नहीं होता, वो रिलेशन में होता है। फंक्शन में 1 to many नहीं होता, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? हटा रहा हूं इसको मैं। Done. Now क्वेश्चन नंबर 13। ना 13 में क्या किया हम लोग को ना 13 में ना फंक्शन सेम दिया है,
बट आपके जो डोमेन और रेंज है ना उसको चेंज किया बार बार। पहले उसको इंटीजर्स रखा है, बाद में उसको नेचुरल नंबर्स रखा है और बाद में इसको रियल नंबर्स रखा है। तो हम लोग को बहुत अच्छे समझना होगा, ये अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखो तो भी समझ चलेगा, बट आपको बहुत इजीली क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल लेके क्लियर करूंगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है। क्या पूछा देखो वहां पे, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो आपको पता है इंजेक्टिविटी मतलब क्या होता है, वी हैव टू चेक फॉर 1 to 1, एंड सर्जेक्टिविटी क्या होता है, वी हैव टू चेक फॉर ऑन टू। तो 1 to 1 कब होगा, जब हर एक इमेज का प्री इमेज होगा, और ऑन टू कब होगा, जब सब एलिमेंट बी का ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, तो हम लोग 1 to 1 कब बोलेंगे, when for every image there is a pre-image, और on to कब बोलेंगे, when range is equal to codomain, when codomain is equal to range। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में ये चेक करना है कि ये इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट सम क्या दिया, फर्स्ट सम f is a function from n to n। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर मतलब ये n क्या रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोडोमेन। ये रेंज सॉरी ये डोमेन और ये कोडोमेन, ये डोमेन और ये कोडोमेन। सो n belongs to डोमेन और दिस n belongs to कोडोमेन, n to n। ये सेट A का एलिमेंट, ये सेट B का एलिमेंट। फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है f of x is equal to x square, f of x is equal to x square, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 13 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, f is the function from n to n, natural number to natural number, where f of x is equal to x square। फंक्शन इज व्हाट, x square। हमको क्या चेक करना है यहाँ पे, हमको दो चीज चेक करना है कि क्या ये इंजेक्टिव के साथ साथ सर्जेक्टिव भी है क्या, क्या ये इंजेक्टिव के साथ साथ सर्जेक्टिव भी है क्या। तो इंजेक्टिव कब होगा, जब एवरी इनपुट हैज एन आउटपुट, हर इनपुट का आउटपुट होगा, तब हम लोग बोलेंगे इंजेक्टिव। सबको क्लियर है ना, पहले बताया था मैंने, आपने x डाला आपको y मिल रहा है, मतलब क्या हो गया ये इंजेक्टिव। आपने y डाला आपको x मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा ये सर्जेक्टिव। सबको बताया था मैंने पहले भी, जब हम लोग इमेज, जब हम लोग डोमेन निकालते थे, तो हम लोग हर x को y में y के टर्म्स में निकालते थे आंसर, और जब हम लोग रेंज निकालते थे तो हम लोग y को इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे। बहुत अच्छे सिखाया था मैंने आपको ये, तो आपको बहुत शॉर्टकट में सिखाऊं मैं। अगर ये इंजेक्टिव है तो हर इनपुट का आउटपुट मिलना चाहिए, हर x के लिए y आना चाहिए, और अगर ये सर्जेक्टिव है तो हर y के लिए x आना चाहिए, हर y के लिए x आना चाहिए। प्लीज समझ लो शॉर्टकट में, फॉर इंजेक्टिव देयर शुड बी y for every x, for every x there should be y, for every x there should be y, for surjective for every y there should be x, for every output there is an input। ठीक है, चेक करते हैं कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे इंजेक्टिव को चेक करने का एक ही तरीका है। ठीक है, लेट अस से वी आर गोइंग टू कंसीडर इनपुट आउटपुट। तो x1 को मैंने इनपुट ले लिया, x2 को मैंने आउटपुट ले लिया। ठीक है, तो लेट f of x1 is equal to f of x2, function of x1 is equal to function of x2। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, मान लेते हैं कि फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट, वेयर ऑब्वियसली x1 x2 क्या करेगा, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x1 x2 किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। नाउ फंक्शन ऑफ x अगर x स्क्वायर है, अगर फंक्शन ऑफ x x स्क्वायर है, तो अगर मैंने x के लिए पे x1 डाला तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 क्या हो जाएगा, रिप्लेसिंग x विद x2 क्या हो जाएगा फंक्शन मेरा x2 स्क्वायर। We got x1 square is equal to x2 square। ठीक है, now इसको अगर उन्होंने सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, therefore we are going to get x1 square minus x2 square is all equal to 0। ठीक है, so a minus b a plus b क्या मिलेगा, x1 minus x2 into x1 plus x2 is equal to 0। ठीक है, now दो नेचुरल नंबर अगर ऐड होंगे तो ऑब्वियसली 0 नहीं होगा, इतना तो क्लियर है। x1 x2 दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो है ये नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर्स अगर ऐड होगा तो ये 0 तो होगा नहीं। क्लियर है, ये 0 तो होगा नहीं। सिंपली समझने की कोशिश करना, x1 x2 दो नेचुरल नंबर है, एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर कांट बी 0। हाँ, दो होल नंबर्स होते तो 0 हो जाते थे, बट x1 और x2 0 नहीं होगा। क्यों पता है ना, क्योंकि दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है यार। क्लियरली बोल देंगे हम यहाँ पे क्या कि x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और दो नेचुरल नंबर्स का एडिशन कभी भी क्या नहीं होता, कभी भी 0 नहीं होता। अगर ये 0 नहीं होता ऑब्वियसली ये 0 है, तो therefore we can say that x1 minus x2 is equal to 0,
क्या मिलेगा हमको यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2, मतलब क्या मिल रहा है, फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट, हर x1 के लिए x2 मिल रहा है, तो फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट एंड देयरफॉर वी कैन से दैट फंक्शन इज इंजेक्टिव। ये इंजेक्टिव है, मतलब फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट। बोलो क्लियर है? पहला पार्ट समझा? पहला पार्ट आया ना? क्लियर करो, सबको समझ में आया? इंजेक्टिव समझ में आया ना? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. तो फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट वी कैन से दैट द फंक्शन इज इंजेक्टिव। फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट वी कैन से दैट द फंक्शन इज इंजेक्टिव। ठीक है, तो ये जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है और सम ऑफ नेचुरल नंबर जीरो नहीं होता। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सर्जेक्टिव का। सर्जेक्टिव में क्या होना चाहिए? सर्जेक्टिव में रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए। तो क्या ये सर्जेक्टिव है क्या? देखते हैं। अगर मैंने, देखो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना, शॉर्टकट में समझो। ठीक है, समझ में तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। अभी अगर ये नेचुरल नंबर है तो इसमें आएगा 1 2 3 अप टू n, राइट? और ये भी नेचुरल नंबर है, इसमें भी क्या आएगा 1 2 3 4 5 अप टू n। लिंक उसी के साथ बनेगा जब आप x के पे 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर जब 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, जब 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर 9। तो ये सब एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे? 2 3 4 5 6 7 8। इसका तो कोई प्री इमेज ही नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17, ये सब का किधर प्री इमेज बनेगा? ये तो किसी के स्क्वायर ही नहीं है ना। तो ये सब एलिमेंट्स का कहीं पे भी आपका प्री इमेज बनेगा ही नहीं। तो अगर इसका प्री इमेज नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली ये इनटू फंक्शन हो गया ना। ऑनटू क्या होता है? ऑनटू में सेट बी के सब एलिमेंट्स का प्री इमेज होना चाहिए। बट अगर आप इस फंक्शन को देखते हो तो 2 3 5 6 7 8 इनका तो कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो ये सर्जेक्टिव होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब एलिमेंट छूट जा रहे हैं। वो लोग क्लियर है मैं क्या समझा रहा हूँ? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। हाँ सर। तो वेन डायग्राम से ये समझ में आता है कि ये सब एलिमेंट्स का कोई प्री इमेज ही नहीं है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि some elements of set B does not have a pre-image in set A and therefore we can say that it is not a surjective। ये इंजेक्टिव तो है बट ये सर्जेक्टिव नहीं है। ये इंजेक्टिव तो है बट ये सर्जेक्टिव नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं, समझते हैं अच्छे से। For every x belongs to natural number, for every, देखो हम लोग x स्क्वायर को y बोलते हैं, for every y which is equal to x square belongs to natural number, there does not exist x, there does not exist, क्या नहीं मिल रहा है? there does not exist x belongs to natural number। तो हर y के लिए x नहीं है, हर y के लिए x नहीं है। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल में मैंने ले लिया x is equal to 3, ठीक है ना? x is equal to 3, तो x is equal to 3 ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो x is equal to 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या तो अगर हम x नहीं लेके y ले लेते हैं, y is equal to 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कहाँ पे बिलोंग करता है? y बोला मैंने तो कोडोमेन को बिलोंग करता है ना। y कहाँ, y is equal to 3 जो कि नेचुरल नंबर है, कहाँ को बिलोंग करता है? कोडोमेन को बिलोंग करता है। there does not exist x for it, ठीक है? for which there is no x in domain, ठीक है? जो कोडोमेन का एलिमेंट था 3, जो कोडोमेन का एलिमेंट था 3, उसके लिए कोई x है ही नहीं डोमेन, समझ में आया? and therefore we can clearly say that f is not surjective। क्या बोलेंगे हम लोग? therefore function is not surjective, function is not what, function is not surjective। समझ में आया कि नहीं? ठीक है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बहुत सिंपल का डायग्राम से समझ सकते थे हम लोग। तो इंजेक्टिव क्यों है? क्योंकि हर इनपुट का आउटपुट है। 1 डालोगे तो 1 मिलेगा, 2 डालोगे तो 4 मिलेगा, 3 डालोगे तो 9 मिलेगा, 4 डालोगे तो 16 मिलेगा। तो every number has a square in terms of natural numbers, but in case of surjective for every y there should be x, but we know that हर y के लिए x नहीं है, 2 3 इन सब का स्क्वायर नहीं है, ठीक है? y में x मिलना चाहिए। तो 2 किसी के साथ जोड़ी नहीं बनाएगा, 3 किसी के साथ जोड़ी नहीं बनाएगा, 5 किसी के साथ जोड़ी नहीं बनाएगा, तो ऑब्वियसली सर्जेक्टिव नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना, समझा एवरीवन? Clear. Yes, So sir. यस सर। we'll move to the second cell now. Take the screenshot of this.
we'll move to the second one. ठीक है, now second में क्या किया है, बी में इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है, बी में यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन का सेट चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या था, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, वहां पे क्या है, इंटीजर्स के इंटीजर्स, ठीक है, डोमेन भी इंटीजर है और कोडोमेन भी इंटीजर है, डोमेन भी इंटीजर है और कोडोमेन भी इंटीजर है। वी विल टॉक अबाउट द सेकंड वन नाउ। क्या दिया क्वेश्चन, देखो ऑप्शन बी क्या दिया, देखो f is a function from z to z, integer to integer, such that function of x is equal to x square, function of x is equal to x square। अभी यहाँ फर्क इतना ही है कि इंटीजर्स टू इंटीजर्स है, सो -1 डालोगे तो भी 1 मिलेगा, 1 डालोगे तो भी 1 मिलेगा, तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो यहाँ पे दो एलिमेंट सेट बी में, मैं आपको समझाता हूँ, देखो 1 -1 2 -2 एंड सो ऑन, और ये भी इंटीजर है, तो -1 -2 0 1 2 3 एंड सो ऑन, समझो ऊपर नीचे सब जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। तो ये इंजेक्टिव होना चाहिए, ये इंजेक्टिव तो होगा, बट फिर से ये ऑनजेक्टिव, फिर से ये सर्जेक्टिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, जीरो पे आना चाहिए ना, माइनस स्क्वायर में नहीं आएगा ना, जितने भी नेगेटिव नंबर है वो स्क्वायर में नहीं आएंगे। प्लीज इसको शॉर्टकट में समझने की कोशिश करो, मेरे को बताओ समझा कि नहीं समझा। ये इंजेक्टिव होना चाहिए क्या, ये 1 to 1 है क्या, आया ना, ये 1 to 1 है क्या यार, 1 डालोगे तो भी स्क्वायर 1 ही आएगा, -1 डालोगे तो भी स्क्वायर 1 ही आएगा, दो एलिमेंट एक के पास जा रहे हैं तो मैनी टू 1 होगा ना ये, तो ये इंजेक्टिव भी नहीं होगा ना, डायग्राम समझने की कोशिश करो। यस सर। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, तो एक दो एलिमेंट का स्क्वायर एक ही एलिमेंट पे जा रहा है, तो मैनी टू 1 होगा ना, ये क्लियर है, मैनी टू 1 इंजेक्टिव नहीं होता, इज इट क्लियर, आया ना सर। अब मेरे को ये बताओ, इंजेक्टिव समझ में आ गया, इंजेक्टिव नहीं है। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है क्या, बट आपके पास कोडोमेन में नेगेटिव नंबर्स भी है, -1 -2 -3 -4, तो वो तो स्क्वायर में आएगा नहीं, तो ये एलिमेंट छूट जाएगा ना, जितने भी नेगेटिव नंबर्स है कोडोमेन के अंदर वो सब छूट जाएंगे, दे आर लेफ्ट आउट, बिकॉज वी नो दैट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स है वो छूट जाएंगे, तो उसका तो प्रीमेज बनेगा नहीं, तो उसका प्रीमेज नहीं बनेगा तो ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो? क्लियर है सर। तो ना तो ये इंजेक्टिव है ना तो ये सर्जेक्टिव है, ना ही इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है। तो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया वेन डायग्राम से, ठीक है, ना तो ये इंजेक्टिव है ना तो ये सर्जेक्टिव है, ठीक है। आप भी वेन डायग्राम बना सकते हो समझने के लिए। तो हम लोग को इतना समझ में आ गया कि ना ही ये इंजेक्टिव है ना ही ये सर्जेक्टिव है। चेक करते हैं इंजेक्टिव के लिए। लेट अस से अगर मैंने f का वैल्यू 2 डाला, अगर मैंने इनपुट 2 डाला तो कितना हो जाएगा, ये 2 कितना हो जाएगा, और अगर मैंने f का वैल्यू -2 डाला तो कितना आएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। तो दो एलिमेंट आ रहा है, 2 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है, और हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि f of 2 is equal to f of -2, ठीक है, f of 2 is equal to f of -2। तो दो एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है, ठीक है, दो एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है, एंड therefore we can say that function is not injective, therefore we can say that f is not injective। दो वैल्यू पे एक ही वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये इंजेक्टिव नहीं है, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। अब दूसरा बात करते हैं लोग, सर्जेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि हमको इतना पता है कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, इंटीजर्स है ना ये, जितने भी नेगेटिव नंबर्स है सेट बी के अंदर, फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स, फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज इन सेट बी, और नेगेटिव इंटीजर्स बोल देते हैं, फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स इन सेट बी, for all negative numbers in set B, there is no preimage in set A, there is no preimage, set B नहीं बोल सकता मैं, B नहीं लिखा है, for all negative numbers in codomain, A और B नहीं लिया ना हमने, for all negative numbers in codomain, there is no preimage in domain, there is no preimage in domain, समझा? Therefore F is not surjective, therefore we can say that F is not surjective, therefore F is not surjective।
क्लियर है? समझ में आया? कंफर्म करो फटाफट। यस सर। बाजू में सब वेन डायग्राम बना सकता है समझने के लिए। 1 -1 2 -2 सो ऑन, -1 -2 0 1 4, ठीक है, बना सकता है ऐसा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, तो मैनी टू 1 हो गया। और कुछ एलिमेंट बच भी रहे सेट बी के अंदर, तो ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है, ना ही इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव है। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड फॉर एवरीवन? हटा दो इसको, ठीक है। वेन डायग्राम से पहले समझा रहा हूँ, वेन डायग्राम से समझना इजी है, ठीक है। फिर मूव टू द थर्ड केस। थर्ड केस पे आते हैं। अभी थर्ड केस में यहाँ पे फिर से ये लोग ने सेट चेंज कर दिया, इसको ये लोग ने रियल नंबर टू रियल नंबर कर दिया, ठीक है। रियल नंबर टू रियल नंबर करते हैं, डोमेन भी रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है। सम नंबर 13 का सी वाला पार्ट क्या दिया है? f is a function from real number to real number, f is a function from real to real such that f of x is equal to x square, f of x is equal to x square, ऐसा कुछ दिया है, f of x is equal to x square, ठीक है। तो f is a function from real number to real number such that f of x is equal to x square, इतना क्लियर है? तो देखते हैं हर इनपुट के लिए आउटपुट मिलता है क्या। तो आप अभी कुछ भी डालोगे रियल नंबर में तो उसका स्क्वायर तो मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे भी सब नंबर्स आते हैं, यहाँ पे भी सब नंबर्स आते हैं। तो जब यहाँ पे आप कुछ भी डालोगे तो उसका स्क्वायर तो यहाँ पे मिलेगा ही, सिंपल है। आप कुछ भी डालो, यहाँ पे 0.1 डालोगे तो उसका स्क्वायर मिलेगा 0.01, 0.2 डालोगे 0.04 भी है। तो आपको देखना है जो भी आप इनपुट में डाल रहे हो आउटपुट में अवेलेबल है क्या। तो क्योंकि दोनों के दोनों रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, डोमेन भी और कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो ऑब्वियसली फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट, सिंपल है। 1 डालोगे तो 1 मिलेगा, 2 डालोगे तो 4 मिलेगा, 0.1 डालोगे तो 0.01 मिलेगा, 0.4 डालोगे तो 0.16 मिलेगा। तो एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज अ इमेज इन सेट बी। तो ये तो इंजेक्टिव हो गया भाई, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि इंजेक्टिव है। अब बस इसको बताना पड़ेगा कि इंजेक्टिव कैसे है, तो हम लोग वो वाला लेंगे, फंक्शन ले लेते हैं, तो मान लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि एक एलिमेंट का दो भी आ सकता है। चेक करते हैं, देखते हैं क्या है, समझते हैं अच्छे से। लेट अस से कि अगर मैंने f of x1 और f of x2 को इक्वल ले लिया, चेक कर रहा हूं मैं कि इंजेक्टिव है क्या। अगर इंजेक्टिव है तो एवरी इनपुट आउटपुट इक्वल होना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2। बट प्रॉब्लम फिर से यही आएगा यार, स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे 1, तो दोनों का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये मैनी 2 हो जाएगा ना। यहाँ Yes, पे sir. -2 और 2 और यहाँ पे 4, तो ये दोनों का स्क्वायर 4 आएगा, तो ये भी मैनी 2 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इंजेक्टिव नहीं है। यहाँ से वेन डायग्राम से समझ में आता है कि इंजेक्टिव नहीं है, वेन डायग्राम से समझ में आता है कि इंजेक्टिव नहीं है। अभी इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ। मान लो कि मैंने ले लिया फंक्शन ऑफ इनपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आउटपुट, फंक्शन ऑफ इनपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आउटपुट वेयर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू व्हाट, x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा कि अगर फंक्शन ऑफ x1 डाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये x1 स्क्वायर, और फंक्शन ऑफ x2 डाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये x2 स्क्वायर। सो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, ठीक है। सिंपलीफाई किया तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करके मिलेगा x1 माइनस x2 a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू 0, a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो याद तो हम लोग ने पढ़ा है। अभी देखो ये नेचुरल नंबर नहीं, ये रियल है, तो x1 प्लस x2 भी 0 आ सकता है, 0 प्लस 0 कैन बी 0, क्योंकि 0 भी रियल नंबर हो जाता है, x2 भी रियल नंबर हो जाता है, तो 0 प्लस 0 भी 0 होता है, -1 प्लस 1 0, -2 प्लस 2 0, तो ये भी पॉसिबल होगा अभी, ठीक है। तो या तो x1 माइनस x2 0 होगा, या तो x1 प्लस x2 0 होगा, ये तो सिंपल है। तो अगर x1 माइनस x2 0 हुआ तो x1 का वैल्यू x2 भी आ रहा है और x1 का वैल्यू माइनस x2 भी आ रहा है, तो मेरे को एक ही का दो वैल्यू मिल रहा है। Each input has two output, clearly बोल सकता हूं मैं, every input has, every x has two values of, every x1 has two values of x2, every x1 has two values of x2, and therefore, or you can say that every x2 has two values of x1, ठीक है ना।
x1 is equal to x2, x1 is equal to minus x2. So every x2 has two values of x1. हर इमेज का दो प्री इमेज है, हर इमेज का दो प्री इमेज है, and therefore function is not injective. ये तो minus 1 होगा, injective नहीं होगा. Therefore function is not injective. डायग्राम से पहले समझा दिया था मैंने आपको कि इंजेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि -1 का वैल्यू डालोगे तो भी 1 मिलेगा, 1 का वैल्यू डालोगे तो भी 1 मिलेगा. ठीक है. नाउ ये सर्जेक्टिव है क्या, ये समझते हैं. क्या ये सर्जेक्टिव है? तो मेरे को लगता नहीं है सर्जेक्टिव होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए सर्जेक्टिव? क्योंकि रियल नंबर्स में तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगा, और नेगेटिव वैल्यू का प्री इमेज तो है ही नहीं हमारे पास. तो फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज इन कोडोमेन देयर इज नो इमेज, देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन. क्लियरली बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है. तो ये इंजेक्टिव तो नहीं है. अब ये सर्जेक्टिव है क्या? क्यों नहीं है सर्जेक्टिव? वही वाला रीजन लिखेंगे जो हम लोगों ने पीछे लिखा था. फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ सेट बी, फॉर नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ कोडोमेन, फॉर नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ कोडोमेन there is no pre-image in domain. There is no pre-image in domain. There is no pre-image in domain. जितने भी नेगेटिव वैल्यूज थे सेट बी के अंदर या कोडोमेन के अंदर, उनका तो कोई प्री-इमेज ही नहीं है. So therefore we can say that F is not surjective. ना ही इंजेक्टिव है, ना ही सर्जेक्टिव है. क्लियर है तीनों केस? आया ना? अच्छे से देखते हो एक बार. जिसको नहीं समझ में आप प्लीज पूछेगा. वो सबको समझा है पक्का? देख के एक बार अच्छे से कंफर्म करो. आया ना? यस सर. वेन डायग्राम बाजू बना के रखो, आपके लिए इजी रहेगा. मैं वेन डायग्राम बना के हमेशा समझाता हूँ तो बेटर रहता है समझाने में. -1 1 2 -2. ठीक है. जितने भी एलिमेंट्स सेट बी के अंदर है उनका स्क्वायर बनेगा, जितने भी एलिमेंट्स सबका स्क्वायर बनेगा. ठीक है. इधर -2 -1 0 1 2 3 4. ठीक है. तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4. तो सब जितने भी एलिमेंट है सेट ए के अंदर या सेट डोमेन के अंदर, उन सबका कोडोमेन बनेगा. ठीक है. उन सबका इमेज बनेगा. तो ये 1 to 1 नहीं है. क्या है? मैनी टू 1 है. तो इंजेक्टिव नहीं हुआ. अब -2 -1 इन सब का स्क्वायर होगा ही नहीं. ये सब कभी भी रिलेशन में आएंगे नहीं, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होता नहीं है. तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है ना सेट बी के अंदर या कोडोमेन के अंदर, वो सब छूट जाएंगे, उनका कोई प्रीमेज नहीं बनेगा. तो इसलिए ये सर्जेक्टिव भी नहीं है. तो ना ही ये इंजेक्टिव है, ना ही ये सर्जेक्टिव है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. प्लीज कंफर्म. समझ में आएगी नहीं? कंफर्म करो. यस. वेन डायग्राम से समझा सबको ये पक्का? ना ही ये इंजेक्टिव है, ना ही ये सर्जेक्टिव है. ना ही ये इंजेक्टिव है, ना ही ये सर्जेक्टिव है. ठीक है. तो हटाता हूं मैं. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. इसका वेन डायग्राम आपके लिए बेटर रहेगा. आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए, डोमेन इज रियल नंबर, कोडोमेन इज आल्सो रियल नंबर. डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स है. तो कोडोमेन में जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो सब छूट जाएंगे, उनका कोई प्री इमेज बनेगा ही नहीं. ठीक है. वही लिखा है मैंने. फॉर नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ कोडोमेन देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन एंड देयरफॉर इट इज नॉट सर्जेक्टिव. ठीक. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा है. ये सबको समझ में आएगा पक्का? ठीक है. वेन डायग्राम से बहुत इजीली समझ में आ जाता है. We'll move to the next question. फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? फोर्थ क्वेश्चन में दिया है f is a function from natural number to natural number. f is a function from natural number to natural number. f of x is equal to x cube. f of x is equal to x cube. तो क्यूब हो गया. अभी क्या हो गया? क्यूब. f of x is equal to x. तो अभी स्क्वायर नहीं है, अभी क्यूब है. गाइस तो समझते हैं, वेन डायग्राम से समझते हैं. नाउ नेचुरल नंबर में क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. और क्यूब में क्या आएगा? 1 2, मैं जानबूझ से आगे ले रहा हूँ, 8, फिर उसके बाद 9, उसके बाद 27. ठीक है. अभी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27. तो एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है. तो 1 to 1 तो होना चाहिए. ये 1 to 1 तो होना चाहिए. बट क्या ये ऑन टू है? क्या ये सर्जेक्टिव है? गाइस 2 किसी का क्यूब रूट है क्या? देखो ये नेचुरल नंबर है. ये रियल नंबर होता तो बात अलग होता था. ये नेचुरल नंबर है. तो 2 किसी का क्यूब रूट है क्या? नहीं है. ठीक है. 3 किसी का क्यूब रूट है क्या? नहीं है. आप बोलोगे सर क्यूब रूट है ना 2, आपको इतना भी नहीं आता क्या? 2 इज अ क्यूब रूट ऑफ 2. बट क्या ये क्यूब रूट ऑफ 2 एग्जिस्ट करता है क्या सेट ए के अंदर? नहीं एग्जिस्ट करता ना. तो ये सर्जेक्टिव नहीं होगा, बट ये इंजेक्टिव होगा.
बिकॉज ये जितने भी एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7 इनका क्यूब रूट एग्जिस्ट नहीं करता सेट ए के अंदर। आप लोग बोलेगा सर क्या बता रहे हो, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर आप इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, तो फॉर एवरी इनपुट देयर इज ओनली वन आउटपुट, तो ये इंजेक्टिव हो गया। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, हर नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो फॉर एवरी इनपुट वी आर गेटिंग ओनली वन आउटपुट, फॉर एवरी इनपुट वी आर गेटिंग ओनली वन आउटपुट, देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव, ये 1 to 1 है। बट क्या ये सर्जेक्टिव है, तो चेक करते हैं। f of x इज इक्वल टू x क्यूब, तो f of x को हम लोग y लेते हैं, तो y इज इक्वल टू x क्यूब, तो देयरफॉर बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड x कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y, x कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y। तो अगर मैंने यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 लिया, तो क्यूब रूट ऑफ 2 एग्जिस्ट करता है क्या x के अंदर, नहीं एग्जिस्ट करता, तो फॉर सम y देयर इज नो x। 2 3 4 5 6 7 ये सब वैल्यूज के लिए x एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं एग्जिस्ट करता, तो ये इंजेक्टिव तो कहलाएगा बट सर्जेक्टिव नहीं कहलाएगा। बोलो मैं समझा पाया बराबर आपको कि नहीं, प्लीज कंफर्म। समझा पाया आपको मैं अच्छे से, ठीक है। तो कुछ नंबर्स है कोडोमेन के अंदर जिनके प्रीमेज नहीं बनते, ठीक है। प्लीज मेरे को बताना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मैं पहले वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे, लिखेंगे कैसे इसको, तो वही है अपना एजम्पशन कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लेते हैं लेट f of x1 is equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to natural number, for all x1 x2 belongs to whom, belongs to natural number। तो therefore अपना फंक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f of x1 क्या बन जाएगा, x1 क्यूब, और f of x2 क्या बन जाएगा, x2 क्यूब, तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, ठीक है। तो सॉल्व करके क्या मिलेगा, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अगर a पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक और ये नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, कांट बी जीरो, एडिशन हो गया ना, प्रोडक्ट भी हो गया, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स बोल लो उसको, तो नेचुरल नंबर है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो क्या होगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है और इसमें a का वैल्यू भी पॉजिटिव है। अगर a का वैल्यू भी पॉजिटिव तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलेगा, x1 minus x2 is equal to 0, so therefore what we are getting x1 is equal to x2, so for every input there is an output, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ये सब b में एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ, for getting output। बोलो पूछो, बोला किसी ने, for every input there is an output, for every input there is an output and therefore you can say that f is injective, तो हर x डालने पे y मिल रहा है आपको, therefore f is injective, therefore f is injective। सर वो ऊपर x पर 1 प्लस 2 x1 x2 आएगा यार a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए ना, नहीं सर वो उसके ऊपर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर पढ़ा ना, 2 क्या 2, सर 2 into x1 x2 आएगा ना, आपको a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना चाहिए मेरे को लगता है, ठीक है, एक बार पढ़ लो अच्छे से। तो x1 a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, एक बार पढ़ लेना अच्छे से, आपका क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है। ओके सर क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मूला है, और 2 भी आता तो भी ग्रेटर देन 0 ही होता है, बट 2 नहीं आएगा वहां पे, आई एम कंफर्म अबाउट इट, ठीक है। तो ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर है, स्क्वायर पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये वाला ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव होगा, तो क्या होता है, ये 0 होगा। When product of two number is 0, ये तो 0 नहीं है तो obviously ये 0 होगा, तो x1 minus x2 0 होगा, मतलब x1 equal to x2 आ रहा है, तो for every input there is an output, if for every input there is an output it becomes injective, now why it can't be surjective, because there are some numbers in set b like 2 3 4 5 6 7 8, all these numbers does not have x in, all these numbers does not have x in domain, इन सब numbers का domain में कोई भी प्रीमेज नहीं है, therefore we can clearly say that it is not surjective, ठीक है। therefore we can say that numbers ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, लाइक एग्जांपल में 2 3 and so on, ठीक है। numbers from codomain
कोडोमेन नंबर्स फ्रॉम कोडोमेन, जो नंबर्स ये सब कोडोमेन के हैं, does not have pre-image in domain, does not have pre-image in domain. इन सब नंबर्स का कोई प्री इमेज नहीं है डोमेन में, एंड therefore we can clearly say that f is what? F is not surjective. F is not surjective. बोलो क्लियर है ये? F is not surjective. Understood everyone? आया ना? Yes, sir. ठीक है, F is not surjective. Clearly हम बोल देंगे हम लोग कि F is not surjective. हटा रहा हूं इसको मैं. We'll move to the next one. ठीक है, क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन दिस वन? ठीक है, तो अभी फिफ्थ वाला आप लोग कर लेना, फिफ्थ वाला आप लोग कर लोगे आराम से. ठीक है, या मैं करा देता हूँ फटाफट, चेक करते हैं फिफ्थ वाला का. क्वेश्चन नंबर 13 का फिफ्थ सम क्या दिया है? F is a function from real number to real number and फंक्शन दिया आपको x क्यूब. F of x is equal to x क्यूब. F of x is equal to x क्यूब. ठीक है, तो अभी रियल नंबर टू रियल नंबर है एंड f of x is equal to x क्यूब. ठीक है, क्या दिया है? x क्यूब. अभी x क्यूब में एक ही एलिमेंट आता है, किसी भी नंबर का क्यूब लोगे तो एक ही आएगा, दो नहीं आएगा. स्क्वायर में क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन आ रहा था, -1 का स्क्वायर भी 1 आ रहा था, 1 का स्क्वायर भी 1 आ रहा था, तो ये मेनी टू 1 बन रहा था. बट ये x क्यूब है तो -1 का क्यूब 1, 1 का -1 का क्यूब -1 आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा, तो ये अलग अलग जाएंगे. तो ये 1 to 1 बनेगा आराम से. ठीक है, बिकॉज जितने भी एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर उनका एक ही रिलेशन होगा सेट बी के साथ. जैसे आप -1 -2 -3 1 2 3 इन सब का क्यूब निकालो, तो -1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1, -2 का -8, -3 का -27, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27. तो ये एक ही लिंक बनाएगा, ये 1 to 1 होगा, ये 1 to 1 होगा. ऑन टू हो गया क्या वो चेक करते हैं, बट इतना तो समझ में आया कि ये 1 to 1 होगा. ठीक है, कैसे चेक करें आगे ध्यान देंगे, सब लोग का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे. तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे क्लियरली कि लेट, वही पहला काम, लेट f of x1 is equal to f of x2 where x1 comma x2 belongs to real number. x1 x2 belongs to real number. क्या बन जाएगा ये? वही सेम बन जाएगा हमारा सेम, x1 क्यूब is equal to x2 क्यूब. ठीक है, सॉल्व किया इसको. Therefore x1 cube minus x2 cube is equal to 0. So therefore a minus b, a square plus ab plus b square is equal to 0. Now ये a पॉजिटिव है तो डिस्क्रीमेंट हमेशा 0 से बड़ा ही होगा. तो 0 क्या होगा? 0 होगा आपका x1 minus x2. तो अगर x1 minus x2 0 होगा तो therefore x1 equal to x2. अगर x1 equal to x2 आ रहा है therefore क्या बोलेंगे हम लोग? f is injective. For every input there is unique output. For every input there is unique output. तो ये इंजेक्टिव तो होगा, सेम कॉपी किया पीछे वाला ही. तो for every input there is unique output, therefore f is injective. अब ये सर्जेक्टिव है क्या? तो सर्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे हम लोग? फंक्शन को y ले लेंगे. तो लेट f of x को मैंने y ले लिया, तो लेट f of x को मैंने ले लिया y एंड y का वैल्यू कितना आएगा? x क्यूब. So let f of x be y and y is equal to x cube. तो अभी x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, तो y is equal to x cube. तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा मेरा क्यूब रूट ऑफ y. तो आप y में कुछ भी पुट करो तो x मिलेगा. For every y there is x. क्लियरली बोल सकता हूँ मैं, for every y हर क्यूब रूट का वैल्यू मिलेगा ना अभी. तो for every y there is x. कुछ भी डालोगे y में तो x मिलेगा ना. तो therefore अगर हर y के लिए x मिल रहा है तो देखो क्या हो जाएगा? फंक्शन इज सर्जेक्टिव एज वेल. क्या हो जाएगा? फंक्शन इज सर्जेक्टिव. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है y के अंदर वो किसी के क्यूब्स बनेंगे. तो फॉर एवरी y देयर इज x, फॉर एवरी y देयर इज x एंड देयरफॉर वी कैन से दैट f इज सर्जेक्टिव. बोलो क्लियर है? कैसे समझ में आया? फॉर एवरी y देयर इज x, रिलेशन बन रहा है ना, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y. रिलेशन बन रहा है ना, x is equal to cube root of y. ना आप बोलोगे सर पहले भी तो बन रहा था, तो पहले भी तो स्क्वायर था यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे स्क्वायर क्यों डाला? स्क्वायर रूट ऑफ y क्यों डाला? क्योंकि गाइस यहाँ पे प्लस और माइनस था. क्या था? प्लस और माइनस. स्क्वायर रूट में दोनों साइन आ जाएगा ना. तो अगर आप y का वैल्यू 2 लेते हो
या y का वैल्यू 4 लेते हो तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस और माइनस 2। तो 4 का दो वैल्यू मिलेगा, प्लस और माइनस 2। तो ये क्लियरली है कि दो वैल्यूज एक ही को लिंक कर रहे हैं, दो वैल्यूज एक ही को लिंक कर रहे थे, फंक्शन ही नहीं बनता। इज इट क्लियर? इसलिए इसको सब्जेक्टिव नहीं बोल रहे थे। नहीं समझ में आया ना? अगर आपने y का वैल्यू 4 ले लिया, थोड़ी स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस और माइनस 2, यहाँ पे 2 के साथ भी लिंक करेगा और माइनस 2 के साथ भी लिंक करेगा, तो ये फंक्शन ही नहीं है। इसलिए मैंने वहां पे स्क्वायर वाले फंक्शन में ऐसा नहीं लिया था। आई होप ये क्लियर है। बट अभी क्यूब रूट में क्या होगा, क्यूब रूट में एक ही साइन आता है ना, क्यूब रूट में एक ही साइन आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा। अगर क्यूब रूट ऑफ -8 है तो -2, और अगर क्यूब रूट ऑफ 8 है तो +2। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही साइन आएगा, तो ये फंक्शन बन सकता है। इज इट क्लियर? समझ में आया पक्का क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। तो स्क्वायर रूट में क्यों नहीं लिखा था मैंने, क्योंकि स्क्वायर रूट में प्लस माइनस दोनों आ रहा था। तो एक आउटपुट का दो इनपुट आएगा, तो भाई ये तो फंक्शन ही नहीं होता, ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। क्लियर है? सबको समझ में आया पक्का? एक एलिमेंट दो जन के साथ नहीं जा सकता ना, ठीक है? So 2 का भी स्क्वायर वही होगा, फिर -2 का स्क्वायर भी वही होगा। इज इट क्लियर? Therefore for every y there is x। इसमें क्या मिल रहा है, for every y there is x and therefore function is surjective। अंडरस्टूड? मैंने आपको हर एक सम वेन डायग्राम से बताया है, ठीक है? ये इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, क्योंकि कुछ भी डालोगे इनपुट में तो इसका आउटपुट अवेलेबल है बी में, तो ये इंजेक्टिव हो गया। और सर्जेक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि ये रिलेशन बना रहा है x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y। तो y में कुछ भी पुट करो तो x मिलेगा, मतलब जितने भी एलिमेंट सेट b के अंदर है उनका x अवेलेबल है, ठीक है, a के अंदर। तो देयरफॉर ये सर्जेक्टिव भी है और ये इंजेक्टिव भी है। सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, आई होप कि पांचों सम क्लियर हो गया सबको। आई नीड अ कंफर्मेशन, सबको समझ में आया? ठीक है, सर Yes. बोलो ना। सर वो सर्जेटिव का फिर से बताए ना वेन डायग्राम से। ये वाला हाँ सर, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से बताओ। यस सर। देखो यहाँ पे ध्यान दो, x रियल नंबर को बिलोंग करता है, y भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है? ठीक है, अभी मैं वेन डायग्राम में कितने नंबर्स लिखूं? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ऐसा और भी जाएंगे, ठीक है? और भी नंबर्स आएंगे। अभी इसमें डेसिमल नंबर्स भी आएगा, फ्रैक्शन भी आएगा, सब आएगा। क्या आएगा? डेसिमल भी आएगा, फ्रैक्शन भी आएगा, सब आएगा, ठीक है? तो हम लोग को वही नंबर्स लेना है जिनका क्यूब मिलेगा, हमको वही नंबर्स लेना है जिनका क्यूब मिलेगा, ठीक है? अब ध्यान देना, तो माइनस उनका क्यूब क्या होगा? 1, यस -1, -2 का -8, -3 का -27, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ठीक है? तो आप y में क्या पुट कर सकते हो? ये भी ऑल रियल नंबर्स है, ये भी ऑल रियल नंबर्स है, बट कुछ कंडीशंस होंगे यहाँ पे, ठीक है? इतना समझ में आया? तो ये आपका हो गया 1 to 1, ये 1 to 1 हो गया, इतना क्लियर है? अब हमको चेक करना है ऑन टू है। तो जितने भी एलिमेंट सेट बी के अंदर है, हर एलिमेंट का क्यूब रूट आर के अंदर, ए के अंदर है कि नहीं है? इस देखो अभी 27 का क्यूब रूट क्या है? 3 है अवेलेबल। 8 का Yes, sir. क्यूब रूट क्या है? 2 है अवेलेबल। 2. 1 का क्यूब रूट क्या है? 1 है अवेलेबल। 0 1. का क्यूब रूट क्या है? 0 है अवेलेबल। तो जितने भी क्यूब रूट्स, जितने भी क्यूब्स है, उन सबका क्यूब रूट अवेलेबल है कि नहीं है? ये बताओ। है सर। बस ये ऑन टू हो जाएगा, सिंपल सी बात है, समझा? नेगेटिव नंबर्स भी कवर हो जाएंगे, पॉजिटिव भी कवर हो जाएंगे, सब कवर हो जाएगा इसके अंदर। इज इट क्लियर? तो x, आपको ये रिलेशन मिल रहा है ना, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y। देखो आप ध्यान दो, इस पे समझने का कोशिश करो। कैलकुलेटर रहेगा ना आपके पास, आप कैलकुलेटर पुट करो, आप y का कोई भी वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू लो y का कोई भी वैल्यू लो और उसको x, उसका क्यूब रूट निकालो, देखो x मिलेगा। x क्या मिलेगा? रियल मिलेगा। तो भाई सेट a तो रियल ही था ना, नहीं समझा? यस सर। ये भी रियल है, ये भी रियल है। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लोगे तो इन सबका क्यूब रूट x के अंदर है ना। यस सर। क्यूब रूट ऑफ y कुछ भी लिया, मैंने लिया 0.1 या लिया मैंने 0.001, तो इसका x अवेलेबल है 0.1। तो कुछ भी लिया मैंने x के अंदर, कुछ भी लिया मैंने वहां पे, तो इसका आंसर आएगा, क्योंकि क्यूब रूट है ये, और वो x जो है वो रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर सेट a जो था वो रियल नंबर ही था ना, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कुछ भी लिया y के अंदर तो हमारा x आएगा, कुछ भी लिया y के अंदर तो हमारा x आएगा, ठीक है? इसलिए क्या हो जाएगा? Yes, sir. सब्जेक्टिव, ठीक है? So for every element in y there is x,
फॉर एवरी वाई देयर इज एक्स, वाई में कुछ भी डालोगे तो एक्स मिलेगा, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो आप। फॉर एवरी वाई देयर इज एक्स, फॉर एवरी वाई देयर इज एक्स एंड देयरफॉर एफ इज 32, देयरफॉर एफ इज 32। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये पक्का एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो इसको समझाना थोड़ा अलग था, बट आई होप कि मैं समझा पाया अच्छे से आपको। ठीक है, वेन डायग्राम से ही समझ में आता है, ये ऐसे ओरली बोर होता है बच्चों को, समझ में आता नहीं है। विल मूव टू सम नंबर 14, अच्छे से ध्यान देना सम नंबर 14 में। सम नंबर 14 क्या दिया क्वेश्चन देखो, सम नंबर 14 में बोला है कि शो दैट इफ f is a function from a to b and g is a function from b to c are 1 to 1। अगर f और g दोनों 1 to 1 है, f is a function from a to b and g is a function from b to c are 1 to 1, then g of f is also 1 to 1। तो गाइस सबसे पहले ये समझो, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन g of f। g of f कैसे लिखते हैं एक्चुअली में, इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग, g is a function of x, इसको बोलते हैं g of f। सेम अगर ऐसा रहेगा ये f of g क्या रहेगा, f is the function of g of x। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा f of f मतलब क्या, f is the function of f of x, इसे पढ़ेंगे आगे कंपोजिट फंक्शन। अगर ऐसा रहेगा g of g, तो g of g क्या रहेगा, g is a function of g of x। कैसे पढ़ते हैं इसको, g is a function of f, g is a function of f, f is a function of g, f is a function of f, g is a function of g। इन दोनों को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। सेम सेम आ रहा है ना, f is a function of f, g is a function of g। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ में आना चाहिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, g is a function of f, तो कैसे लिखेंगे, g is a function of f of x, f is a function of g, तो f is a function of g, f is a function of g, f is a function of f, g is a function of g। ठीक है, देख लो अच्छे से, क्लियर है, आई होप कि समझ में आया। g is a function of f, f is a function of g, f is a function of f, g is a function of g। बोलो क्लियर है, ये इतना समझ में आया? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो, काम में आएगा आगे। इतना बता देता हूँ कि इन दोनों को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे वो सब। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखो कि इसको लिखते हैं कैसे। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कैसे, लिखते हैं कैसे, वो समझ में आना चाहिए। तो 14 सब में क्या बोला है कि 14 सब में बोला है कि f जो है is a function from a to b and g is a function from b to c, then we have to show that g of f is also 1 to 1, g of f is also 1 to 1। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या क्या दिया हम लोगों ने, यहाँ पे हमको दिया पहला कि f is a function from a to b, f is a function from a to b, मतलब for f is a function from a to b, ये क्लियर है। एंड दूसरा क्या दिया है, g is a function from b to c and g is a function from b to c, both are 1 to 1, दोनों के दोनों 1 to 1 है। ठीक है, f is a function from a to b and b is a function from g is a function from b to c, both are 1 to 1, both are 1 to 1। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान देना। सो गाइस ये दोनों 1 to 1 है, मतलब 1 to 1 मतलब क्या, फॉर एवरी a there is b, फॉर एवरी b there is c। 1 to 1 मतलब क्या, फॉर एवरी इनपुट there is आउटपुट ना, उसको बोलते हैं 1 to 1। तो इसको ऐसा नहीं लिखा हम लोग, लेट ध्यान देना अच्छे से, लेट एक एलिमेंट ले लेते हैं a कॉमा b, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट a, सेट a को बिलोंग करता है सच दैट, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट a सच दैट g of f at value a is equal to g of f at value b। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है g of f of x। ठीक है, पहले बता दो मैंने, यहाँ पे x होता था g of f of x, यहाँ पे a है तो g of f of x। तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट मान लेते हैं कि सेट a को बिलोंग करता है, बोथ आर इनपुट्स ऑफ सेट a सच दैट g of f at a is equal to g of f at b। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, मैंने पहले बताया, आपको पीछे बताता हूँ कैसे लिखेंगे इसको। g is a function of f of a, इसको कैसे लिखेंगे, g is a function of f of b, g is a function of f of a, और ये कैसा आएगा, g is a function of f of b। हमको पता है f of a कितना है, ऊपर ध्यान दो अच्छे से, तो g is a function of f of a, g is a function of f of a और g is a function of f of b। तो आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ाया था, देखो ऐसा, अगर f of x1
इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, तो यहाँ से x1 x2 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? x1 इक्वल टू x2 आया था कि नहीं आया था हमारा आंसर? x1 इज इक्वल टू x2, पीछे उन्होंने 4-5 सम्स किया, तो g इज f ऑफ a एंड g इज f ऑफ b। यहाँ से समझ में आता है कि f ऑफ a और f ऑफ b क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, और अगर f ऑफ a और f ऑफ b भी सेम हो रहा है तो a इज इक्वल टू b। तो अगर a इज इक्वल टू b आ रहा है मतलब फॉर एवरी इमेज, फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट, फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट, ठीक है? फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट, ठीक है? फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट। फिर से समझते हैं, देखो f ऑफ a डाल रहा हूँ और f ऑफ b डाल रहा हूँ तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है कि f ऑफ a और f ऑफ b सेम है। क्यों पता चला सेम है ये? क्योंकि हमको क्लियरली क्वेश्चन में दिया है कि g इज 1 to 1, g इज 1 to 1। अगर g 1 to 1 है तो यहाँ पे जो इनपुट डालोगे वही सेम आउटपुट आएगा, तो दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज बीच में इक्वल टू का साइन आ रहा है। क्या आ रहा है? बीच में इक्वल टू का साइन। g इज 1 to 1 फंक्शन दिया है क्वेश्चन में, देखो g 1 to 1 है, तो अगर g 1 to 1 है तो फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट, फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। नाउ f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b क्या लेके जाएगा हमको? a इज इक्वल टू b। क्यों? क्योंकि f भी 1 to 1 है, तो आप जो इनपुट डालोगे आउटपुट मिलेगा। f इज आल्सो 1 to 1, f is also 1 to 1, तो a is equal to b आ रहा है। तो देखो यहाँ से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि जो ये वैल्यू था कौन सा, g is a function of f at value a is equal to g is a function of f at value b। This takes us to where? This takes us to a is equal to b, और a और b इक्वल आ रहा है, मतलब for every input there is an output, therefore we can say that g of f is 1 to 1, g of f is 1 to 1, g of f is 1 to 1, ठीक है? g of f is 1 to 1। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसा मत समझो, एग्जांपल ले लो। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये सेट a, ये सेट b और ये सेट c। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं दिया है, ठीक है? यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं दिया है, तो हम लोग ऐसा कुछ समझ लेते हैं 1 to 1 है, मतलब फॉर एवरी वैल्यू देयर इज अ, ठीक है? तो a to b क्या होगा? 1 to 1, तो ये लिंक कर रहे हैं। मान लो इक्वेशन मेरा x is equal to y मान लेते हैं, ठीक है? तो 1 to 1 समझ में आ गया, ये भी 1 to 1 है। तो a to क्या बोला है फंक्शन में? f is a function of a to b, g is a function of b to c। तुमको क्या बताना है? g of f of x, g of f of x, g of f of x। देखो ये जो फंक्शन है क्या है? ये f है, ये क्या है? g है, ठीक है? जब इसका वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो क्या ये फंक्शन बनेगा? तो आपको क्लियरली हटा देना चाहिए बीच वाले को, देखना चाहिए इन दोनों में रिलेशन बन रहेगा। ऑब्वियसली ये सेम रिलेशन बनेगा, 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3। देखो वी कैन से दैट yes it is a function, yes it is a function, ठीक है? yes it is a function, ठीक है? नहीं समझा रहेगा ना? कि समझा है? प्लीज कंफर्म करो। नहीं लगता समझा रहेगा? समझा है कि नहीं समझा? प्लीज कंफर्म करो गाइस। देखो सबसे पहले ना ये चीज क्लियर होना चाहिए, g इज अ फंक्शन ऑफ f होता है, मतलब जब मैं f का वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को g मिलेगा क्या? दैट इज द मेन क्वेश्चन। जब मैं f का वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को g मिलेगा क्या? जब मैं f का वैल्यू पुट करूंगा g में तो मेरे को g मिलेगा क्या? दैट इज द मेन क्वेश्चन। देखो सबसे पहले 1 to 1 क्या होता है? फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट। हमको चेक करना था कि g ऑफ f, हमको चेक करना था कि g ऑफ f 1 to 1 होगा क्या? ये 1 to 1 कब आएगा? व्हेन एवरी इनपुट हैज एन आउटपुट। ये 1 to 1 कब आएगा? व्हेन एवरी इनपुट हैज एन आउटपुट। तो यहाँ पे मैंने इनपुट को a लिया और आउटपुट को b लिया है, तो दिस इक्वेशन g ऑफ f एट इनपुट a gives a output b at g of f, ठीक है? तो फॉर एवरी इनपुट वी आर गेटिंग आउटपुट। हम लोगों ने जब इनपुट a डाला तो वी आर गेटिंग आउटपुट b। So for every input there is an output, therefore this function becomes what? 1 to 1. This function becomes what? 1 to 1. इतने को नहीं समझ में आया? मान लो कि मैंने दो एलिमेंट लिया, a, b belongs to set a। थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि आप लोगों को ये पता नहीं है, ये थोड़ा अच्छे से आगे पढ़ना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान देना। मान लो कि f of x जो है उसके पास तीन एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है? और g of x जो है वो इक्वेशन दे रहा है, x + 1, और आपको बोला जाता है फाइंड g of x। फाइंड क्या बोला जाता है? फाइंड g of x। ये फाइंड करना है आपको, फाइंड g of x। तो कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान देना अच्छे से, सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे। ये समझ में आया तो ये समझ में आएगा। तो g of f क्या होता है गाइस? पहले बताया था मैंने आपको, g of f क्या होता है? g इज अ फंक्शन ऑफ x।
ये होता है ना, ठीक है, g इज अ, ठीक है। अब g ऑफ इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या आएगा, f ऑफ x का वैल्यू आप क्या डाल रहे हो, अभी 1 डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, 1 डाल रहे हो, तो आप x के पे 1 डाल रहे हो, x के जगह पे 1 डाल रहे हो, यहाँ पे ध्यान देना बोर्ड पे, therefore g ऑफ 1, तो g ऑफ 1 क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ 1, जब आप g ऑफ 1 निकालो जाएगा g ऑफ f ऑफ 1, तो g ऑफ f ऑफ 1 क्या होगा, तो जब हम लोग x का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 विल बिकम 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो g ऑफ 1 कितना आएगा, 2 आएगा, g ऑफ 1 कितना आएगा, 2 आएगा, समझ में आ रहा है। सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसको हटा दूं, जब x का वैल्यू 2 डालेंगे तो g ऑफ 2 कितना आएगा, ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 2, g ऑफ f ऑफ 2 कितना आएगा, 2 प्लस 1 3, जब x का वैल्यू 3 डालोगे तो कितना आएगा, g ऑफ f ऑफ 3, तो g ऑफ f ऑफ 3 कितना आएगा, 4 आएगा, तो जो यहाँ पे f ऑफ x और यहाँ पे g ऑफ x था, तो जब f ऑफ x का वैल्यू 1 था तो g ऑफ x का वैल्यू 2 था, जब f ऑफ x का वैल्यू 2 था तो g ऑफ x का वैल्यू 3 था, देख लो यहाँ पे, जब f ऑफ x का वैल्यू 3 था तो g ऑफ x का वैल्यू 4 था, तो ये भी 1 to 1 होगा ना, नहीं समझा रिलेशन लेके, तो समझ में आया थोड़ा बहुत, यस सर, और भी एग्जांपल लेने पड़ेंगे समझने के लिए, तो हमको 1 to 1 प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना होगा कि a इज इक्वल टू b फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट। हमको क्या प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था कि इसका a इज इक्वल टू b आना चाहिए, अगर ये 1 to 1 है तो अगर मैं a पुट कर रहा हूं तो मेरे को b आना चाहिए, अगर मैं a पुट कर रहा हूं तो मुझे b आना चाहिए, अगर मैं a पुट कर रहा हूं तो मुझे b आना चाहिए, तो g ऑफ, देखो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, g ऑफ f ऑफ x, इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, g इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x, ऐसे लिखते हैं ना, g इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x, बराबर है। तो अभी यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे a है, कैसे लिखेंगे इसको, g इज अ फंक्शन ऑफ a, g इज अ फंक्शन ऑफ a, g इज अ फंक्शन ऑफ a, समझ में आया, कंपोजिट फंक्शन होता है, ठीक है, ये हो गया g इज अ फंक्शन ऑफ a, ये हो गया g इज अ फंक्शन ऑफ b। अब हमको पता है कि f जो है 1 to 1 फंक्शन है, तो अगर f 1 to 1 फंक्शन है तो फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट, g 1 to 1 है तो फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट, अगर ये f भी 1 to 1 है, g भी 1 to 1 है, क्लियरली बोला है क्वेश्चन में, इज 1 to 1, दोनों के दोनों 1 to 1 है, तो इसके भी हर इनपुट के लिए आउटपुट होगा, इसके लिए भी हर इनपुट के लिए आउटपुट होगा, तो अगर आप देख सकते हो g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू c, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो है इसका जो, अभी यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो, आप मानते हो ना g 1 to 1 है, हाँ या ना, पहले ये बताओ g 1 to 1 है कि नहीं है, क्लियर करो, हाँ या ना, अगर g 1 to 1 है तो जो ब्रैकेट में डाला है वो इनपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो अगर g बाहर फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन g है, अगर g 1 to 1 है तो उसका इनपुट और आउटपुट इक्वल होगा ना यार, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, f of 2 is equal to 4, तो इनपुट कौन है 2, आउटपुट कौन है 4, बोलो समझ में आता है ना इतना, आया ना, Yes. यस सर, अगर g 1 to 1 है, अगर g 1 to 1 है तो g के अंदर जो इनपुट है और g के अंदर जो आउटपुट है दोनों इक्वल होंगे ना, इनपुट इक्वल टू आउटपुट, तो वही लिखा है देखो मैंने यहाँ पे, f of a is equal to f of b, इनपुट is equal to आउटपुट, क्यों, क्योंकि g 1 to 1 था, बोलो समझा, आया ना, ये क्लियर है। हाँ सर। अब देखो f भी 1 to 1 है तो f के अंदर जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा ना, f भी अगर 1 to 1 है, नीचे लिखा है देखो ने, f भी 1 to 1 है तो f का इनपुट और आउटपुट सेम होगा, तो a is equal to b, और here comes to the conclusion that a is equal to b, that means for every input we are getting an output, if for every input we are getting an output it becomes 1 to 1, अंडरस्टूड, थोड़ा बहुत अभी समझा, अभी भी नहीं समझा, आया ना, क्लियर, तो g 1 to 1 था तो उसका इनपुट आउटपुट इक्वल होगा, f भी 1 to 1 था तो उसका भी इनपुट आउटपुट इक्वल होगा, and we reached to the conclusion that a is equal to b, and therefore g of f of a is equal to g of f of b, therefore a is equal to b, a is equal to b we are getting, for every input we are getting an output, for every input this is a function, now this is a combined function, यहाँ पे सिंगल फंक्शन था g, यहाँ पे सिंगल फंक्शन था f, now this is a combined function, what is the input here, a, what is the input here, a, what is the output here, b, we got a is equal to b, so for this function input is equal to output, input is equal to output, and therefore we can say that it is 1 to 1, is it clear, keep on practicing, you will get the answer easily, ठीक है, Yes, we'll sir. move to the next lecture, we'll start with the topic called logarithm in the next lecture, the chapter function has completed 50%, logarithm is a part of function, we'll solve in the next exercise, जहाँ पे हम लोग को logarithm exponential function का ग्राफ भी देखना पड़ेगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।
Thank you everyone.